राइजिंग वॉरियर के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सुपरवाइजर लियू अपने सामने खड़े नए लेबर स्टूडेंट से कहते हैं, तुम सभी को हर महीने जो क्रिस्टल्स मिलेंगे उनमें से आधे क्रिस्टल्स तुम्हें मुझे देना पड़ेंगे। जबकि उन्हीं में से एक लड़का उसे कहता है, तुम जहाँ पर रूल्स को तोड़ रहे हो वो क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं, हम तुम्हें आधे क्रिस्टल्स क्यों देंगे, तुम्हारी जाकर शिकायत लगा दूंगा। सुपरवाइजर उसे कहता है, जाओ जाकर मेरी शिकायत लगा दो, लगता है कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि मैं कौन हूँ। साथ ही वो अपने गार्ड से कहता है, इसे उठाकर सेलेस्टियल बीस्ट टेम्पल में फेंक दो कि वहाँ पर बीस्ट का खाना बन जाए। और उसके गार्ड उसे रस्सियों में बांध कर ले जा रहे होते हैं, जबकि वो लड़का चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है, तुम बहुत बड़े कमीने इंसान हो, तुम हर महीने मिलने वाले रिसोर्सेज में से आधे क्रिस्टल ले लेते हो। हालांकि वो क्रिस्टल्स हमारी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए होते हैं, अगर हमारी कल्टीवेशन नहीं बढ़ेगी तो हम लोग कभी भी टेस्ट को पास करके ऑफिशियल स्टूडेंट्स नहीं बन पाएंगे, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। कहीं पर हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है। जीजुन कहता है, ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, और ऊपर से अगर किसी को सेलेस्टियल बीस्ट टेम्पल में फेंकना ही है तो वो तुम्हें फेंकना चाहिए। सुपरवाइजर लियू, जरा अपनी बॉडी की तरफ तो देखो, हम सभी को लूट कर तुम कितने मोटे हो चुके हो, सारे बीज तुम्हें खाकर कम से कम अपना पेट तो बढ़ पाएंगे। वहाँ पर जो लड़के खड़े होते हैं वो जीजुन को वापस देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, जीजुन तो अभी तक जिंदा है। दूसरा लड़का कहता है, मैंने सुना था कि ये डीमन बीस्ट वैली के सेकंड फ्लोर पर चला गया था जड़ी बूटियां लेने के लिए, लेकिन सेकंड फ्लोर से ये जिंदा वापस कैसे आ सकता है, इसे तो वहाँ पर मर जाना चाहिए था। सुपरवाइजर लियू से कहते हैं, जीजुन तुम्हारी हिम्मत की दाद देना पड़ेगी, तुम सेकंड फ्लोर पर गए और वहाँ से जिंदा वापस आ गए, तुम तो वाकई में एक बहादुर लड़के हो, और ऊपर से जरा अपनी हिम्मत तो देखो कि तुम यहाँ पर वापस चले आए हो। जीजुन से कहता है, तो मुझे वापस क्यों नहीं आना चाहिए था, मुझे वापस तो आना ही था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे सजा देते हो तो मैं डर के मारे यहाँ से भाग जाऊंगा। सुपरवाइजर लियू से कहते हैं, मैंने तुम्हें 6 घंटे का टाइम दिया था बाकी की बची हुई 18 जड़ी बूटियों को ढूंढने का, लेकिन तुम 3 दिन के बाद यहाँ पर वापस आ रहे हो, तुम्हें लेट आने पर सजा दी जाएगी। जीजुन से कहता है, अगर तुम मुझे सजा देना चाहते हो पिछले 3 दिन की तो फिर ठीक है, तुम मुझे सजा दे सकते हो, लेकिन इसके बदले में पिछले 3 दिन मैंने खाना नहीं खाया, मुझे पिछले 3 दिन का खाना भी मिलेगा। अगर तुम वो दे सकते हो तो फिर ठीक है, मैं सजा भुगतने को तैयार। सुपरवाइजर लियू चिल्लाकर अपने साथियों से कहते हैं, जल्दी से इस लड़के जीजुन को पकड़ो और साथ में उस दूसरे लड़के को भी, इन दोनों को एक साथ बांधकर जाकर सेलेस्टियल बीस्ट टेम्पल में फेंक दो ताकि ये मॉन्स्टर्स का खाना बन जाए। और वो दोनों ही गार्ड सुपरवाइजर की बात सुनने के बाद आगे बढ़ते हैं। जीजुन उनसे कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की। साथ ही जीजुन सोच रहा होता है, अब जबकि मेरे पास कुछ नए स्किल्स आ गए हैं और मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ी है, तो चलो इनके ऊपर आजमा कर देखते हैं क्या मेरी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बड़ी है। साथ ही जीजुन वहाँ पर अपने हाथ को घुमाते हुए उन दोनों गार्ड्स को एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है। दोनों ही गार्ड्स उड़ते हुए पीछे वाली दीवार में जाकर पटकते हैं। तो उन दोनों के ऊपर अटैक करने के बाद जीजुन सुपरवाइजर से कहता है, प्लीज मुझे माफ करना, लगता है कि मुझे अभी तक अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं हुआ, मैंने कुछ जोर से इनको मार दिया। सुपरवाइजर लियो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं, जीजुन तुम्हारी हिम्मत तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तुमने तो मेरे डिसाइपल्स के ऊपर भी अटैक किया, मैं इसके लिए तुम्हें बहुत ही कड़ी सजा देने वाला हूँ। जीजुन उसकी बात को इग्नोर करते हुए उस लड़के के पास जाता है और उसे कहता है, लड़के तुम तो बहुत ज्यादा बहादुर हो, क्या तुम ठीक हो। वो लड़का उसे कहता है, ब्रदर जीजुन हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुपरवाइजर लियू चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बातों को इग्नोर करने की, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जीजुन उसे कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, तुम्हारी बारी है, मेरी सारी टेंशन तुम्हारे ऊपर ही है, तुमने मुझे यहाँ पर जितनी भी तकलीफ दी है, जितनी सजा दी है, वो सारी की सारी अब मैं तुम्हें वापस करने वाला हूँ। सुपरवाइजर लियू की बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम एक बहुत ही बेकार से इंसान हो, जबकि मेरा लेवल 4 है, तुम्हारे लेवल से एक लेवल अप हूँ, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ मुझे यहाँ पर हिला भी पाओगे। तो जीजुन भी आगे से पूरा कॉन्फिडेंट होता है, वो उसे कहता है, तुम भी तो मेरी तरह एक इंसान ही हो, आखिर एक इंसान के लिए दूसरे इंसान को हराना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा लेवल मुझसे अप है। फिर साथ ही जीजुन अपनी लेबर क्लास के दूसरे तीनों लड़कों से कहता है, तुम तीनों यहाँ पर गौर से देखना मैं कैसे इसको यहाँ पर हराने वाला हूँ। जबकि वो तीनों ही वहाँ पर रोना शुरू कर देते हैं। एक उसे कहता है, ब्रदर जी प्लीज आराम के साथ मरना। दूसरा उसे कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा। जबकि तीसरा उसे कहता है, अगर तुम्हारी मरने के बाद कोई भी ख्वाहिश हो तो प्लीज मेरे सपने में आकर मुझे बता देना, मैं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा। जीजुन चिल्लाकर उनसे कहता है, कमीनों अपनी बकवास बंद करो, तुम तो मुझसे भी बड़े कमीने हो, तुम लोगों को मेरे ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है कि मैं सुपरवाइजर को हरा सकता हूँ, क्या तुम मुझे इतना ज्यादा बेकार इंसान समझते हो। सुपरवाइजर लियू भी उसे कहते हैं, क्या तुमने देखा तुम्हारी अपनी क्लास के लड़कों को तुम्हारे ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकती हो, फिर तुम्हारे पास ये सारा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। चलो ठीक है, अब तुम्हें अपने हाथों से मारना पड़ेगा, इससे कम से कम बाकी के सारे कचरों को तो भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि तुम सभी लोग लेबर स्टूडेंट्स कचरे हो और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। सुपरवाइजर लियू बड़ी स्पीड से जीजुन के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो अपनी पाम टेक्निक को यूज कर रहे हैं जिसका नाम माउंटेन क्रैक हैंड है, और वो अपनी पाम टेक्निक के साथ जीजुन के ऊपर अटैक करते हैं। जीजुन जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है, जबकि सुपरवाइजर लियू अपनी पाम को ग्राउंड के ऊपर मारते हैं और ग्राउंड को भी शैटर कर देते हैं, यानी कि उनकी पाम के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। जीजुन कहता है, सुपरवाइजर लियू तो वाकई में 4th लेवल का स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, हालांकि मैं
यहाँ पर इसकी इंसल्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके पास काफी सारी पावर है। अगर ये इस वक्त अपनी पंच के साथ मेरे पर अटैक करता तो इसने तो मेरी बॉडी को शैटर कर देना था। सुपरवाइजर ल्यू फिर से उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर हर बार मेरे अटैक को अवॉइड कर पाओगे? जबकि जीजुन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारे इस कमजोर से अटैक के साथ तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर इसको डॉज करने की जरूरत भी है। साथ ही जीजुन भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रेडी करता है और अपने पंच को सामने की तरफ करते हुए फॉरेस्ट टाइगर रोर पंच को यूज करता है। इसके स्पेशल मूव का नाम है। वो यहाँ पर सुपरवाइजर के पंच के साथ अपने पंच को टकराता है। सुपरवाइजर आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुमने यहाँ पर अपने पंच को टाइगर का नाम दिया है, मुझे तो लगता है कि तुम्हें इसे बिगी बिल्ली का नाम देना चाहिए। और सुपरवाइजर हंसना शुरू कर देते हैं। फिर साथ ही वो बहुत हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त उन्हें सामने से एक बड़ा सा ब्लैक टाइगर दिखाई देता है। सुपरवाइजर ल्यू कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, इस लड़के के पंच के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? और उसी के साथ ही सुपरवाइजर ल्यू उड़ते हुए पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराते हैं। तो मास्टर ल्यू के वहाँ पर गिरने के बाद जीजुन उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, सुपरवाइजर ल्यू, अगर तुम यहाँ पर मुझे सिर्फ एक बार अपना यंग मास्टर कहकर बुला दो तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। तो यहाँ पर सुपरवाइजर ल्यू उसका पंच खाने के बाद बेहोश हो जाते हैं और बेहोश होने के बाद वो अपनी सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। सपनों की दुनिया के अंदर एक बहुत ही अच्छी सी सीनरी होती है। मास्टर ल्यू सामने की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये कौन सी जगह है? तो यहीं पर सुपरवाइजर ल्यू को पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं, शायद ये लड़की इनकी कोई जानने वाली है। वो जल्दी से उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, जाओ हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? साथ ही वो उसे देखकर रोना शुरू कर देते हैं। शायद वो उसे काफी लंबे अरसे के बाद देख रहे हैं। वो उसे कहते हैं, तुम यहाँ पर कैसे आई? तो वो लड़की सुपरवाइजर से कहती है, तुम काफी सालों के बाद वापस आए हो, अब तो मेरी किसी और के साथ शादी हो गई है। सुपरवाइजर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, बेबी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो काम ही बहुत ज्यादा आसान है। मैं तुम्हारे हस्बैंड को मार डालूंगा और उसके बाद तुम मुझसे शादी कर लेना। जैसे ही सुपरवाइजर उसके करीब पहुँचते हैं, वो लड़की सुपरवाइजर की तरफ अपना मुंह घुमाती है और उसे कहती है, तो मास्टर ली, हम लोग कब अपने बच्चे पैदा करने वाले हैं? सुपरवाइजर जैसे उसके मुंह की तरफ देखते हैं तो वो लड़की नहीं बल्कि वो हमारा जीजुन होता है। और वहीं पर वो अपने सपने के अंदर ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उसी के साथ उनकी आंख खुल जाती है और कहते हैं, जाओ हुआ, ये क्या हुआ? भाई, तुम्हारा खूबसूरत चेहरा इस कमीने लड़के में कैसे बदल गया? उसके दोनों गार्ड्स भी उसके पास ही बैठे होते हैं। वो उसे कहते हैं, सुपरवाइजर, आपको क्या हुआ है? लगता है कि आपके सर पर कोई गहरी चोट लगी है। आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? सुपरवाइजर सामने की तरफ देखते हैं तो हमारा जीजुन अपने तीनों साथियों के साथ वहीं पर खड़ा होता है। जीजुन कहता है, सुपरवाइजर ल्यू, तुम पिछले 6 घंटे से यहीं पर बेहोश पड़े हुए थे। मुझे तो लगा कि तुम्हारा काम तमाम हो गया, लेकिन चलो फाइनली तुम्हें होश आ ही गई। वो तीनों लड़के भी हैरान होते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा जीजुन इसको कैसे हरा सकता है? सुपरवाइजर ल्यू उठने के बाद जीजुन से कहते हैं, जीजुन, तुमने तो वाकई में अपनी पावर को अंदर छुपा कर रखा हुआ था। आज फाइनली तुमने अपनी पावर्स मुझे दिखा ही दी। तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जीजुन उसे कहता है, तुम्हारे जैसे कमजोर बच्चे को इस बारे में कैसे पता होगा? तुम कई अरसे से हमारे यहाँ पर सुपरवाइजर बनकर बैठे हुए हो, लेकिन तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर साथ ही जीजुन उसे कहता है, अब मेरी बात कान खोलकर सुनो, अगर दोबारा तुमने हमारे महीने के क्रिस्टल्स को काटने की कोशिश की, फिर किसी भी बच्चे से उसके क्रिस्टल्स छीने, तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा कि तुम दोबारा कभी नहीं उठ पाओगे। सुपरवाइजर ल्यू से कहते हैं, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई। साथ ही जीजुन चिल्लाकर उसे कहता है, अब यहाँ से दफा हो जाओ। सुपरवाइजर के दोनों गार्ड्स उसे सहारा देते हुए वहाँ से लेकर चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले सुपरवाइजर जीजुन से कहते हैं, इस बात का बदला जरूर लूंगा। मैं तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे 1000 पीसेस करूंगा। उसके बाद देखूंगा कि तुम मेरे सामने किस तरह एटीट्यूड दिखाते हो। वो छोटा लड़का उसे कहता है, ब्रदर जीजुन, तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। हम सभी के दिल में बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन तुमने हम सभी का गुस्सा सुपरवाइजर के ऊपर उतार दिया और हमारा बदला लिया। जीजुन उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है, तुम भी बहुत ज्यादा अच्छे हो। मैंने यहाँ पर कुछ भी ज्यादा नहीं किया। तुम्हें जहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ, कोई भी तुमसे तुम्हारे क्रिस्टल्स नहीं छीन सकता। वो छोटा लड़का भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जबकि वो तीनों लड़के वहीं पर फिर से रोना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं, ब्रदर जीजुन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारी इस काइंडनेस को सारी जिंदगी याद रखेंगे, तुम्हारे मरने के बाद भी। तीसरा उसे कहता है, वैसे भी एक अच्छा इंसान ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाता, क्योंकि तुमने सुपरवाइजर के साथ पंगा लिया है तो तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। जीजुन उन तीनों से कहता है, कमीनो, अब बस भी करो, तुम तीनों तो यहाँ पर मुझे मारकर ही दम लोगे। वो स्टूडेंट्स उसे कहते हैं, जीजुन, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए कि सुपरवाइजर ल्यू के जितने भी भाई हैं वो सारे के सारे ऑफिशियल स्टूडेंट्स हैं, और ऑफिशियल स्टूडेंट्स की पावर का तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सुपरवाइजर तो ऑफिशियल स्टूडेंट्स के सामने कुछ भी नहीं है। जीजुन भी उनकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये तो वाकई में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये भाई ऑफिशियल स्टूडेंट्स हैं और ऑफिशियल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ सुपरवाइजर से बहुत ज्यादा है। मैं वाकई में उन सभी को हराने के लायक हूँ या नहीं? लेकिन हमारे हीरो के अंदर हौसला तो कूट कूट कर भरा हुआ है। वो उनसे कहता है, मुझे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो सभी लोग मेरे पर अटैक करने के लिए यहाँ पर आते हैं अपने भाई का बदला लेने के लिए, तो मैं उन सभी को इतना पीटूंगा कि वो सभी लोग यहाँ
यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर अपना नाक रगड़कर मेरे सामने माफी की भीख मांगेंगे। उसके सारे क्लास फेलोज भी ये बात सुनने के बाद बहुत हैरान होते हैं। जी जॉन उनसे कहता है चलो ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जैसे वो उनकी नजर से थोड़ा दूर जाता है वो कहता है मदर ऑफ गॉड अब मैं क्या करूंगा। मैंने उनके सामने कुछ ज्यादा ही लंबी लंबी छोड़ दी लेकिन असल में तो मेरी वाट लगी पड़ी है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 3 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे कौन सा एडवेंचर इसका इंतजार कर रहा है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।